जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तो ये दो खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ थे एलाइज और दूसरी तरफ थे एक्सिस। एक्सिस में जर्मनी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था, उसके बाद जापान। बट जापान और जर्मनी बहुत दूर दूर थे ज्योग्राफिकली। अगर आप मैप में देखेंगे तो यूरोप में है जर्मनी, जापान पैसिफिक में है। बट इटली जो कि जर्मनी का बिल्कुल नेबरिंग नेशन है, वो भी एक एक्सियल पावर था। जर्मनी के जो लीडर थे एडोल्फ हिटलर, उनके लिए इटली की बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो जितनी भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि इटली उनके बेस्ट फ्रेंड है। और इटली के जो लीडर थे बेनितो मुसोलिनी, उनके साथ वो लगातार दिखाई पड़ते थे पब्लिक में, ये दिखाने के लिए कि उन लोगों में एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है। और इसीलिए एलाइज चाहते थे कि अगर एक बार हमने इटली को बाहर निकाल दिया ना इस लड़ाई के, तो वो नेबरिंग नेशन था जर्मनी का, तो इटली से अंदर घुस के फिर जर्मनी के ऊपर साउथ की डायरेक्शन से अटैक किया जा सकता है। एलाइड फोर्सेस अब नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में पूरी तरह जीत चुकी थी। तो अगर आप मैप देखेंगे उस समय का, तो अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर है सिसिली और सिसिली के ऊपर है इटली। लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया कि कैसे एलाइड फोर्सेस ने नॉर्थ अफ्रीका से सिसिली में लैंड किए और सिसिली में पैटन और मोंटगोमरी ने मिलकर सिसिली को कैप्चर कर लिया। अब बारी है इन्वेजन ऑफ इटली की। यह है मेरी वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज का एपिसोड नंबर 50 और इसमें हम बात करेंगे कैसे एलाइड फोर्सेस ने इटली को इन्वेड किया। कहानी शुरू होती है 14 जनवरी साल 1943 से। इस दिन मोरक्को में एक कासाब्लांका में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम है कासाब्लांका कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में एलाइड लीडर्स और उनके मिलिट्री लीडर्स आके यहां पे मुलाकात की उन्होंने। इसमें आए थे रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन नहीं आए थे क्योंकि उस समय स्टालिनग्राड की लड़ाई चल रही थी, तो वो सोवियत यूनियन में ही थे। बट सारे लीडर्स ने बाकी आके ये देखा कि अभी क्या स्टेटस है वॉर का और इसके बाद हमको क्या करना है। तो करंट स्टेटस अच्छा था एलाइड साइड के लिए। सोवियत यूनियन ने फाइनली स्टालिनग्राड में ऑलमोस्ट हरा दिया था जर्मनी को, क्योंकि 31 जनवरी को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। और दूसरी तरफ मिडवे में पैसिफिक में एक अपर हैंड मिल गया था यूएस को। यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में अब एलाइड लोग डोमिनेट कर रहे थे, तो उनके लिए ओवरऑल वॉर अच्छा जा रहा था, उनकी पक्ष में जा रहा था। तो नेक्स्ट था कि अब इसके आगे क्या करना है। ये जो पूरी कासाब्लांका कॉन्फ्रेंस में जो सारी बातें हुई थी उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे क्या होना है इसको लेके रूजवेल्ट और उनके जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे, उनका ये मानना था कि अब ब्रिटिश जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस करके फ्रांस को इन्वेड करना है और वहां से जाके फिर जर्मनी पर अटैक करना है। इसका दूसरा रीजन ये था कि स्टालिन चाहते थे कि जो बाकी एलाइड पावर्स हैं, यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकन, उनसे वो लगातार कह रहे थे कि हमारे पे तो अटैक हो रहा है ईस्टर्न फ्रंट पे, आप एक दूसरा फ्रंट खोलो, सेकेंड फ्रंट, और आप फ्रांस के ऊपर अटैक करो। ये स्टालिन भी चाहता था। इसीलिए रूजवेल्ट और स्टालिन मिलकर ये चाहते थे कि फ्रांस का इन्वेजन हो। परंतु ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का कुछ और मानना था। वो ये कह रहे थे कि अभी फ्रांस को इन्वेड करने के लिए हम लोग स्ट्रांग नहीं है। उसके थे दो रीजन। पहली चीज है कि अभी ब्रिटेन में एलाइड फोर्सेस की तादाद उतनी नहीं हुई थी, उनके पास रॉ मटेरियल और इतनी फोर्सेस इकट्ठा नहीं हुई थी कि वो इतना बड़ा इन्वेजन प्लान कर सके। दूसरी बात, हिटलर ने जब फ्रांस को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया था तो उस पूरी लाइन में फ्रेंच कोस्ट पे और ऊपर जाते जाते पूरा उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन हिटलर ने बनवा दिए थे। इस जो पूरा फोर्टिफिकेशन था फ्रांस के वेस्टर्न कोस्ट का, जो इतना सैकड़ों किलोमीटर लंबा फैला था, इसको कहते हैं द अटलांटिक वॉल। इसको वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि अटलांटिक महासागर के बाजू में था फोर्टिफिकेशन और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन था कि इसको क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और यही जो चर्चिल कह रहा था कि हम इसको अभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि जो एक्सियल पावर है, जो पूरी 3 कंट्रीज है, जापान, जर्मनी और इटली, इसमें हम अगर इटली को लड़ाई से बाहर निकाल लें तो जर्मनी का जो सदर्न फ्लैंक है वो वीक हो जाएगा और फिर हम नीचे से जर्मनी के अंदर इन्वेड कर सकते हैं और बाद में हम फ्रांस से भी इन्वेड करेंगे। बट अभी प्रायोरिटी है कि हम पहले इटली को इन्वेड करें। चर्चिल की एक बहुत फेमस लाइन है, उसने कहा था कि इटली जो है ना, ये जर्मनी की एक सॉफ्ट अंडरबेली है। मतलब जर्मनी एक बहुत ताकतवर बीस्ट है और उसकी जो अंडरबेली है, नीचे का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका, वो सॉफ्ट है और वो है इटली। हम इटली को इन्वेड कर सकते हैं और इटली को एक बार हरा दिया तो इटली से फिर हम बॉम्बिंग कैंपेन करेंगे जर्मनी में, तो जर्मनी जल्दी हमारे हाथों से हारेगा। तो फाइनली फिर एलाइड साइड ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम सिसिली के थ्रू इटली को इन्वेड करेंगे, बट जब हम फ्रांस का इन्वेजन करेंगे 1944 में, तो जो हमको ट्रूप्स की जरूरत वहां पे होगी तो यहां से हम ट्रूप्स वहां पे भेजेंगे और इस तरह ये फाइनल डिसाइड होगा। तो इस प्रकार 10 जुलाई 1943 को ऑपरेशन हस्की लॉन्च हो गया।
और इस प्रकार एलाइड फोर्सेस ने सिसिली को इन्वेड किया। सिसिली में उनको एक्चुअली बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि मुसोलिनी की जो सरकार है उसको उन्होंने, वहां के जो किंग है उन्होंने गिरा दिया था और मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया था। तो सिसिली के रीजन से सारी इटालियन फोर्सेस रिट्रीट कर गई थी और जर्मन फोर्सेस को भी पता चल गया था कि यहाँ पे हमारी सिचुएशन बहुत ही होपलेस है। तो उनके जो कमांडर थे जनरल कैसलरिंग, उन्होंने कहा था कि रिट्रीट करते करते फाइनली सिसिली को छोड़ दो और वहां से आके आ जाओ मेनलैंड इटली पे, और यहां पे आके हम एलाइड फोर्सेस का सामना करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया कि कैसे जर्मन फोर्सेस यहाँ पे फंस गई थी, बट कैसे उन्होंने सक्सेसफुली अपने सारे ट्रूप्स को इवैक्यूएट करके इटली पहुंचा दिया। जब 1943 के जुलाई के महीने में मुसोलिनी को अरेस्ट किया गया था, तब हिटलर बहुत नर्वस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मुसोलिनी उसका बहुत बड़ा एलाय है, बहुत बड़ा दोस्त है, और अगर मुसोलिनी पावर से हट गया तो इटली पे जो उसकी पकड़ है हिटलर की, वो कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ जब मुसोलिनी को अरेस्ट किया गया तो उसके जगह पे जो दूसरी सरकार आई उसके प्राइम मिनिस्टर थे पिएट्रो बडोलियो, और उन्होंने ऑफिशियली ये कहा था कि वो जर्मनी का साथ देंगे और वो एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ेंगे। बट अंडर द टेबल जाके, टेबल के नीचे से उन्होंने एलाइड फोर्सेस के साथ एक संधि की बात करना शुरू कर दिया था कि हम लोग को लड़ाई खत्म करनी है। हिटलर शुरू से इस बात को लेकर बहुत ही कॉन्शियस था कि अगर मुसोलिनी पावर से हटा तो कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा इटली को सिक्योर करने के लिए। तो जैसे ही हिटलर को पता चला कि मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया गया है, तुरंत उसने 2 स्टेप्स लिए। पहली चीज, उसने अपने ऑफिसर्स को बोला कि कुछ भी करके ये पता लगाओ कि इन्होंने मुसोलिनी को कहां पे रखा है, कहां पे उसको छुपा के अरेस्ट करके रखा है, हमको वहां से उसको निकालना है। दूसरी चीज उसने ये की, उसका ऑलरेडी प्लान था कि अगर मुसोलिनी का यहां पे इन्फ्लुएंस हटा तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि इटालियंस एलाइड फोर्सेस के साथ ना दे, हम लोग खुद जाके इटली को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब यहां पे सब कुछ चल रहा था तो दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस फाइनली फिर 3 सितंबर 1943 को ऑपरेशन बे टाउन के अंतर्गत फाइनली इटालियन मेनलैंड पे लैंड किए, नीचे की तरफ सदर्न एरिया में। इस फोर्स को लैंड किया गया था ऑपरेशन बे टाउन के अंतर्गत, और इसको कमांड कर रहे थे ब्रिटिश कमांडर बर्नार्ड मोंटगोमरी, जिन्होंने नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में और सिसिली में बहुत जलवा दिखाया था। ये लैंड किए थे कलाब्रिया के रीजन में। जैसे ही 3 सितंबर को यहां पे एलाइड लैंडिंग्स हुई, उसी दिन जो इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने सीक्रेटली, चुपके से एलाइज के साथ आर्मिस्टिस पे साइन कर दिया। मतलब उन्होंने इस बात को मान लिया कि अब हम लड़ाई खत्म कर रहे हैं, अब हम तुम्हारे साथ हैं, एलाइज के साथ। बट अभी भी ये जो आर्मिस्टिस की न्यूज है, इन्होंने इस न्यूज को ऑफिशियली पब्लिक को अनाउंस नहीं किया, तो जनता को भी पता नहीं था। बट 5 दिन के बाद सितंबर 8 को एलाइड कमांडर ड्वाइट डी आइजनहावर ने अनाउंस किया कि अब इटली हमारे साथ है और वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ेगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। पहली चीज, जो पूरी मेनलैंड इटली में जो इटालियन फोर्सेस थी वो सडनली कंफ्यूज हो गई कि उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि इनका तो आर्मी स्ट्रेस ऑलरेडी हो चुका है। उनको लगा था कि वो जर्मनी के साथ लड़ते रहेंगे, बट जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो उनको लगा कि हमारा लीडर कौन है, कैसे हम लड़ाई करेंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो कह रहा है कि वो एलाइज के साथ है। तो उनकी आर्मी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और वो लीडरलेस थी। दूसरी तरफ हिटलर को इस बात का ऑलरेडी डाउट था कि अगर मुसोलिनी इक्वेशन से निकला तो इटली बहुत खतरे में आ जाएगा, जो उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा हिटलर के लिए। तो उसको लगा कि भाई इटली ने मुझे धोखा दिया है, तो तुरंत उसने अपने कमांडर्स को ऑर्डर दिया कि ऑपरेशन एक्सिस लॉन्च कर दो। इस ऑपरेशन का मेन मकसद यह था कि इटालियन आर्मी को, इटालियन आर्म फोर्सेस को उनको डिसआर्म करना है। मतलब जर्मन लोग जो खुद अभी तक, एक दिन पहले तक इटालियंस के साथ लड़ रहे थे, अब उन्होंने इटालियंस पे ही हमला करके उन सबको डिसआर्म कर दिया। और साथ ही हिटलर ने यह भी ऑर्डर दिया कि पूरी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लो। तो अब इटली, जो पूरा वॉर यहां तक जर्मनी के साथ लड़ा था, अब वही जर्मनी अपने सोल्जर्स को भेज के इटली को ऑफिशियली ऑक्यूपाई कर रहे थे। इसी वजह से बहुत जो इटली के लोग हैं उनके मन में बहुत मिक्स्ड, मिली जुली फीलिंग्स होती हैं जर्मनी के लिए, क्योंकि वो जर्मनी के साथ लड़ रहे थे और उनकी नजर से देखा जाए तो उनको लगा कि जर्मनी ने हमको ही धोखा दिया है और हमारे देश पे अब वही कब्जा कर रहे हैं जो हमारे दोस्त थे। जब सब कुछ यहां पे चल रहा था तो सितंबर 9 को, यानी आर्मिस्टिस के अनाउंसमेंट के जस्ट एक दिन बाद, एक दूसरी एलाइड फोर्स यूएस 5th आर्मी जनरल ग्रांट के लीडरशिप के अंदर
लैंड की वेस्टर्न इटली के एरिया में। ये लैंडिंग्स हुई थी ऑपरेशन एवलांच के अंतर्गत, और ये लैंडिंग्स हुई थी सैलर्नो के रीजन में। जब यूएस फिफ्थ आर्मी यहां पे लैंड किए थे तो उनको पता था कि जस्ट पिछले ही दिन इन्होंने ऑफिशियली आर्मिस्टिस का अनाउंसमेंट कर दिया है और इटालियन सरेंडर कर चुके हैं, तो यहां पे उनको कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। परंतु जब यहां पे अमेरिकन सोल्जर्स आए तो उनको इतना हैवी रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि यहां पे इटालियंस नहीं थे, इन बीचेस के पास थे जर्मन्स, और जर्मनी का बहुत स्ट्रॉन्ग 16th पैंजर डिवीजन यहां पे था जो इस पूरे एरिया को डिफेंड कर रहा था। और इतनी भारी गोलाबारी हो रही थी, इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस मिला लैंडिंग के लिए कि एक बार लगने लगा कि इन्होंने लैंडिंग करके यहां पे गलती कर दी है। तो यहां पे जनरल ग्रांट ने अपने सोल्जर्स को लैंड तो करवा दिया, बट लैंड करने के बाद जो थोड़ा सा उन्होंने रीजन कवर किया था उसमें वो अब फंस गए, और उनको ऐसा लगा कि वो आगे तो बढ़ नहीं सकते, क्योंकि 16th पैंजर डिवीजन था और उनके जो टैंक्स थे वो हाइट पे थे, तो आसानी से वो लैंडिंग्स को देख पा रहे थे, लैंडिंग्स को कवर कर रहे थे, और अब ये यूएस ट्रूप्स के लिए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो गया था। तो सबको ऐसा लगने लग गया था कि ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था यार। उन लोगों का था कि वो लैंड करेंगे, आसानी से अंदर चले जाएंगे, जैसे सिसिली में हुआ था, बट यहां पे कुछ और ही कहानी थी। वहीं दूसरी तरफ जो मंटगोमरी की जो फोर्स लैंड की थी सदर्न इटली में, उनका भी जो मूवमेंट था ऊपर की डायरेक्शन में वो इतना अच्छी तरह नहीं हो रहा था। बहुत पतले पतले रास्ते थे और उनकी आर्मी बहुत स्लोली ऊपर मूव कर रही थी, और लगातार उनको जर्मन रेजिस्टेंस मिल रहा था। इटालियंस यहां पे नहीं थे, बट जर्मनी में जो उनके कमांडर थे फील्ड मार्शल कैसलरिंग, उनको सदर्न और सेंट्रल इटली का जिम्मेदारी दी गई थी इसको डिफेंड करने की, और कैसलरिंग ने भाई ठान कर रखा था कि वो आसानी से इटली को अपने हाथ से छोड़ेगा नहीं। क्लार्क यहाँ पे जैसे जैसे सैलर्नो के पास लैंड तो कर गया था, बट उसके पास यहाँ पे सिर्फ 3 डिविजन्स थे, और उसका जो एरिया था वो एक सेमी सर्कल में वो फंसा हुआ था और उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बट दूसरी तरफ जर्मनी ने अपनी फोर्सेस को बहुत तेजी से मोबिलाइज किया, और 2 दिन के अंदर यहाँ पे 6 जर्मन डिविजन्स आ गए थे इस एरिया को डिफेंड करने के लिए। जो जर्मन आर्मी है वो बात समझ गई थी कि यहाँ पे लैंडिंग्स तो कर लिया यूएस लोगों ने, बट वो अभी बहुत ही वीक पोजीशन में है। इसीलिए 16th पैंजर डिवीजन ने एक काउंटर अटैक करने का प्लान किया। 10 सितंबर को जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लाइंस बहुत वीक हैं अमेरिकन लाइंस, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक किया, और ऐसा लगने लगा कि अब ये जो अमेरिकन लाइंस है वो टूट जाएंगी। उसी रात को एक जर्मन कमांडर ने अपनी डायरी में लिखा था कि बैटल ऑफ सैलर्नो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हम किसी भी वक्त अमेरिकन पोजीशंस को कैप्चर कर लेंगे। ये हालत हो गई थी। दूसरी तरफ अमेरिकन जो कमांडर थे वो समझ गए कि हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था यहाँ की डिफेंसेस को, और यहाँ तो बहुत तगड़ा डिफेंस है, और वो सोचने लग गए कि हम जो हमने लैंडिंग्स की हैं सारे सोल्जर्स को यहीं से इवैक्यूएट कर लेते हैं और चले जाते हैं वापस। परंतु चौथे दिन ये बात फिर से साबित हुई कि ऐसा क्यों कहते थे कि अमेरिका एक जायंट इंडस्ट्रियल पावर है। चौथे दिन से उनकी एयरफोर्स ने, नेवल गन्स ने और आर्टिलरी ने इतना जबरदस्त फायर किया 16th पैंजर डिवीजन के काउंटर अटैक पे कि अब जो उनका काउंटर अटैक था, वो जीतने वाले थे इस एरिया को, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए, और यूएस फिफ्थ आर्मी और जनरल ग्रांट की पोजीशन यहां पे सेफ रही। जो जर्मन काउंटर अटैक था वो फेल हो गया। इस सब के दौरान जो इटली के किंग थे विक्टर इमानुएल III, और उनके साथ जो नई गवर्नमेंट बनी थी उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे पियोट्रो बडोलियो, वो दोनों यहां से अपनी सरकार लेके यहां से वो लोग निकल गए। तो अब इटली की जनता को लगा कि उनको अबैंडन कर दिया उनके लीडर्स ने, वो छोड़ के भाग गए। साथ ही साथ जो इटालियन नेवी की जो सबसे बड़ी फ्लीट थी उसके जो कमांडर थे उन्होंने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया ब्रिटिश लोगों के सामने। 11 सितंबर को जर्मन्स ने रोम को कैप्चर कर लिया, और ये होते ही पूरे रोम में जितने भी रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, ऐसे लोकल लोग जो जर्मनी के अगेंस्ट थे, उन्होंने फिर रेजिस्टेंस मूवमेंट करना शुरू कर दिया ताकि जर्मन आर्मी को यहां पे तकलीफ हो, वो आसानी से पूरे एरिया को ऑक्यूपाई ना कर पाए। और इसी ये जो रेजिस्टेंस का जो मूवमेंट चला था, इसी से रिलेटेड एक बहुत फेमस गाना है जो इटालियन रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करता है, और उस गाने के ऊपर बहुत वर्जन्स बने हैं, और आज भी उस गाने को एक रेजिस्टेंस को का सिंबल माना जाता है। वो कौन सा गाना है उसको मुझे आप कमेंट्स में बताना। हिटलर को कॉन्स्टेंटली चिंता थी कि इसको मुसोलिनी को किस तरह से निकालना है बाहर, तो उसने अपना एक डेयरिंग मिशन प्लान किया अपने कमांडोज को इस करके, और उनके कमांडोज ने एक्चुअली मुसोलिनी को रेस्क्यू कर लिया। जो ये पूरा ऑपरेशन था मुसोलिनी को जेल से निकाल के अपने पास जर्मनी में लाने का, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सितंबर 23 को
मुसोलिनी ने नॉर्दर्न इटली के रीजन में अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बनाई जो हिटलर के कहने पे बनाई थी उसने। उस गवर्नमेंट का नाम था इटालियन सोशलिस्ट रिपब्लिक और इसके अब लीडर बन गए मुसोलिनी। तो वापस इक्वेशन में आ गया मुसोलिनी। सितंबर 29 को एलाइज के साथ बडोलियो की गवर्नमेंट ने एक इलैबोरेट आर्मिस्टिस साइन किया और इसके अंतर्गत अब इटालियन फोर्सेस एलाइज के लीडरशिप के अंडर आ गई थी। तो वो इटालियन फोर्सेस को भी यूज करने वाले थे जर्मनी के अगेंस्ट। और अक्टूबर 13 को इटली ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के अगेंस्ट। वो कंट्री जो पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के साथ लड़े थे, अब वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई में उतर चुके थे। नवंबर 6 को हिटलर ने अपने चहीते आर्मी कमांडर रोमल को कहा कि तुम इटली को इवैक्यूएट करो और जाओ तुम अब फ्रांस के एरिया में और वहां के डिफेंस को तुम मॉनिटर करो, क्योंकि अब एलाइज का इन्वेजन फ्रांस की तरफ से आएगा। अब इटली के सुप्रीम कमांडर बन गए थे एल्बर्ट कैसेलरिंग और उनकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी कीमत पे ये एलाइज को इतनी आसानी से वो इटली को पूरी तरह ओवररन करके जर्मनी नहीं पहुंचने देंगे। इस प्रकार जो एलाइड इन्वेजन था इटली का, वो इनिशियली बहुत डगमगाया क्योंकि उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था यहाँ पे जर्मन फोर्सेस को, बट उन्होंने फाइनली इन्वेड किया। उनको लग रहा था कि वो इटली को आसानी से जीत लेंगे और चर्चिल ने कहा था कि इटली सॉफ्ट अंडरबेली है, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये जो इटली का कैंपेन है ये 1943 सितंबर में स्टार्ट हुआ था। 1943 निकल गया पूरा, फिर 1944 निकल गया। वॉर खत्म होते होते तक भी इटली में मिलिट्री एक्शन हो रहा था। तो एलाइज ने बहुत बुरी तरह अंडर एस्टिमेट किया था इटली को और इटली का जो डिफेंस था जर्मनी का वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो ये तो पूरी बात थी कि कैसे एलाइज ने इटली को इन्वेड किया। इस वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।